हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान रेवेन्यू एक्ट 1956 के संबंध के अंदर। राजस्थान रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत पूरे राजस्व के क्या प्रक्रिया रहती है, क्या इसके हायरार्की होती है, कैसे ये कोर्ट कार्य करते हैं, इस सब के अंदर इन सब का जो प्रक्रिया है वो किसमें बताई गई है? राजस्थान रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंतर्गत बताई गई है। तो राजस्थान रेवेन्यू एक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि भाई राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान रेवेन्यू एक्ट में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले बात यह आती है कि इनके रिलेशन को समझने के लिए हमें लॉ की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा कि जैसे कानून में आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में संबंध होता है। आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड है। इसमें अपराध को डिफाइन किया गया है और उसके संबंध में पनिशमेंट या सज़ा बताई गई है। वहीं सीआरपीसी के अंदर क्या किया गया है? आपकी सीआरपीसी के अंदर जो प्रक्रिया है इसको लिए आगे चल के वह बताई गई है। तो इसी प्रकार यदि हम देखें तो जो टेनेंसी एक्ट है वो तो आपकी मूल विधि है, मतलब इसके अंदर क्या किया गया है? पूरी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। वहीं जो हमारा रेवेन्यू एक्ट है वह एक प्रोसीजरल लॉ है, वो बताता है कि न्यायालय में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। टेनेंसी एक्ट आपकी एग्रीकल्चरिस्ट, भूमि, भू सुधार इत्यादि की बातें करता है। और यदि मान लो इस खेती को लेकर मतलब कोई भी विवाद हो जाए, खेती को लेकर विवाद, पेड़ को लेकर रिगार्डिंग कोई विवाद है, मान लो मैंने खेत के अंदर पेड़ उगाया, पेड़ उगाने के बाद में क्या हुआ कि भाई मैं उसको कटाई के लिए या फिर उसके कुछ भी और चीज़ें मैं करना चाह रही हूँ, तो मेरे को फिर उसके आगे मतलब इसका जो कोई विवाद है तो वो तहसीलदार के द्वारा निपटारा किया जाएगा। और कैसे निपटाया जाएगा इसके जो प्रावधान है वो राजस्थान रेवेन्यू एक्ट में देखने को मिलते हैं हमें। अब हम देखते हैं आगे भाई राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। इसके अंदर हमें 263 धाराएँ देखने को मिलती हैं और वहीं इसमें 11 चैप्टर हैं। 263 धाराओं के अंदर हम देखेंगे कि भाई सर्वप्रथम जो 1 से 3 वाली जो धाराएं हैं उनमें तो हमें शॉर्ट टाइटल या डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। वहीं जो राजस्व मंडल क्या होता है? रेवेन्यू रिगार्डिंग जो भी मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए राजस्व मंडल जो होती है वो हायर अथॉरिटी होती है। तो 4 से लेके और 14 तक राजस्व मंडल का भाई गठन क्या होगा, इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसके पावर क्या होंगे, उन सब के बारे में इन सेक्शंस में बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, चैप्टर 3 जो होता है वह राजस्व न्यायालय और अधिकारी मतलब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे उनके विषय के अंदर बताया गया है। फिर 51 से 73 या चैप्टर 4 में हम देखें तो इसमें क्या प्रोसीजर अपनाई जाती है, जो रेवेन्यू कोड्स होते हैं और वो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो कौन सी प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं वो बताया गया है। अब एक होता है कि भाई राजस्व न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया हो तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई अपील हो या कोई निर्देश हो या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन, इन सब का जो प्रावधान है वो चैप्टर 5 में है। चैप्टर 5 में है 74 से 87 तक है। वहीं भूमि के संबंध में भाई क्या होल्डिंग होती है, क्या होती है, इस संबंध में 88 से 105 तक है। अब एक होता है सर्वेक्षण, सर्वे होता है और एक अभिलेख कार्य होता है। तो सर्वे के अंदर तो क्या किया जाता है कि भाई सर्वे करके कि भाई ये इसकी भूमि है, ये सरकारी भूमि है, इन सब चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। और वहीं अभिलेख कार्य में क्या होते हैं? खेवट, खतौनी, माफ़ी रजिस्टर और अन्य रजिस्टर बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर जो भूमि का मालिक है और वो भूमि किस प्रकार की है आदि सब चीज़ों का क्या किया जा सके, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। आबादी क्षेत्र का सर्वे करना है तो वो 7 कै में किया जाएगा। अब एक बंदोबस्त कार्य होते हैं वो हमें चैप्टर 8 में देखने को मिलते हैं। वहीं जो एसेट्स होते हैं, संपदाओं का विभाजन है वो चैप्टर 9 में। और राजस्व संग्रह है मतलब जो लगान वगैरह दिया जाता है वो किसके तहत किया जाता है? चैप्टर 10 में। और फिर लास्ट में विविध आते हैं। तो इस प्रकार जो राजस्थान रेवेन्यू एक्ट है अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट है पूरा, जिसे हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब आता है भाई प्रश्न ये उठता है, सबसे पहला प्रश्न ये ले लो क्योंकि जो चैप्टर 2 है उसमें राजस्व बोर्ड के बारे में बात की गई है। तो राजस्व बोर्ड का गठन, शक्तियों, क्षेत्राधिकारों के संबंध में आप चर्चा कीजिए। तो अधिनियम के भाग 2 के अंदर या चैप्टर 2 में धारा 4 से 14 तक, कहाँ से? धारा 4 से 14 तक राजस्व बोर्ड के गठन, शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के विषय के अंदर प्रावधान किए गए हैं। रेवेन्यू रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, मतलब यदि हमें कोई पूछे कि भाई रेवेन्यू के रिगार्डिंग कोई भी मैटर होगा तो उसका सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है, तो उसका सर्वोच्च न्यायालय, शीर्ष न्यायालय जो होता है वह है राजस्व बोर्ड होता है। इसका मुख्यालय वैसे तो अजमेर डिसाइड किया गया है, लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो अन्य जगह भी इसके मुख्यालय को स्थानांतरित कर सकती
है। गठन के रूप में यदि हम देखें तो राजस्व जो बोर्ड होता है उसमें एक अध्यक्ष होगा। कितना अध्यक्ष होगा? एक अध्यक्ष होंगे और सदस्य न्यूनतम 3 और अधिकतम 15 हो सकते हैं। इनकी जो नियुक्तियां होती हैं, इन नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा की जाती हैं और राज्य सरकार जो होता है वो अपने गैजेट के अंदर एक नोटिफिकेशन निकालता है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए। और इनकी सेवा शर्तें जो भी होती हैं निर्धारण की, भाई इस प्रकार से ये कार्य करेंगे, इनको ये पावर होंगे, इनको ये सैलरी मिलेगी, इनको ये सुविधाएं मिलेंगी, इन सब का जो डिसीजन होता है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब मान लो कि अध्यक्ष का पद जो होता है कोई कारण से खाली रह गया, मान लो या तो डेथ हो जाती है या फिर वो कोई कार्य पे किसी वजह से आ नहीं पा रहा है, तो जो सीनियर मोस्ट जो मेंबर होगा इस बोर्ड का वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अब हम धारा 8 से 14 तक बोर्ड के क्षेत्राधिकार व शक्तियों के संबंध में बताया गया है। कितना है? 8 से 14, मतलब 4 से 7 तक तो इसमें गठन है और 8 से 14 तक इसमें क्षेत्राधिकार और शक्तियों के संबंध में बताया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राजस्व का शीर्ष न्यायालय है, मतलब कोई भी राजस्व के रिगार्डिंग जो मैटर है लय है और अन्य जो नीचे वाले जो राजस्व न्यायालय है उनके द्वारा यदि कोई ऑर्डर कर दिया जाता है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार या सहायक कलेक्टर इत्यादि के द्वारा कोई ऑर्डर कर दिया जाता है, तो उस आदेश के खिलाफ अपील जो होती है, आपका पुनरीक्षण जो होता है, निर्देशन मतलब अपील, रिवीजन और रेफर अब किसको किया जाएगा? यह राजस्व बोर्ड को किया जाएगा और वो ही उनका डिसीजन करेगा। अधीनस्थ राजस्व न्यायालय और अधिकारियों का सुपरविजन भी ये करता है कि भाई जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय है, और जो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का सुपरविजन भी कौन करेगा? राजस्व बोर्ड करेगा। तीसरा आता है कि धारा 12 के अनुसार यदि राजस्व पीठ को लगता है कि इस मामले में कोई विधि का प्रश्न है, मान लो कोई पीठ बेंच बैठती है और बेंच को लग गया कि ये जो रेवेन्यू रिगार्डिंग मैटर है इस मैटर के अंदर कोई ना कोई मतलब लॉ के रिगार्डिंग विधि का प्रश्न है और वो लोक महत्व का भी है, तो वह उसे हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है। मतलब इसके पास ये पावर भी होता है। कब करेगा हाई कोर्ट को रेफर? जब उसके लगे कि भाई इसमें कोई विधि का प्रश्न है और लोक महत्व का है, वह हाई कोर्ट को रेफर कर देगा। यदि राजस्व पीठ में किसी मामले को लेकर कोई मतभेद हो जाता है, कोई बेंच बैठी, बेंच में कोई मतभेद हो जाता है, तो फिर जो डिसीजन होता है वो बहुमत के आधार पर होगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि भाई मतलब कि 8 से 14 तक हम पावर, तो पावर के अंदर पहला तो आप याद कर लो कि ये रेवेन्यू रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनमें शीर्ष न्यायालय होता है। दूसरा, अपने जो भी सबऑर्डिनेट जो रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं उनका ये सुपरविजन करता है। तीसरा, यदि इसको लगता है कि भाई ये जो रेवेन्यू रिगार्डिंग मैटर है इसमें विधि का प्रश्न है और ये लोक महत्व का है, तो उसे हाई कोर्ट को वो रेफर कर देगा। और वहीं यदि मतभेद हो जाता है तो ये बहुमत के आधार पर अपना डिसीजन ले लेगा। अब हम आगे चलते हैं कि भाई राजस्व न्यायालयों की विभिन्न श्रेणियाँ। यदि हम नीचे लोअर लेवल से देखना शुरू करें तो राजस्व न्यायालय की पहली श्रेणी आएगी नायब तहसीलदार, उसके बाद में तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी के ऊपर सहायक कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर एंड आयुक्त। इनको राजस्थान रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत काम करने का अधिकार है। मतलब ये पूरी की पूरी आपके राजस्व न्यायालयों की श्रेणियां होती हैं और इन सब के ऊपर बैठा होता है आपका राजस्व बोर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और है राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपील संबंधी प्रावधान क्या है। मतलब लोअर जो कोर्ट है उनके द्वारा यदि कोई आदेश दे दिया गया है तो इस आदेश को यदि मान लो आपको लगता है कि नहीं भाई ये आदेश ठीक नहीं है, इसके खिलाफ मुझे अपील करनी है, तो आप अपील कहाँ करेंगे? अब अपील करने का धाराएं कौन कौन सी हैं? 74 से 81 तक तो अपील करने के प्रावधान है आपके। तो धारा जो 74 है उसमें तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं। कौन सी धारा में करेंगे? 74 धारा में तो आप प्रथम अपील करेंगे, फर्स्ट अपील हो गई। और जो आपका सेक्शन 76 है उसमें आप सेकंड अपील करेंगे, द्वितीय अपील करेंगे। राजस्व न्यायालय व अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील होती है। मतलब अपील किसकी हो रही है? सही बात है, जो सबऑर्डिनेट जो आपके कोर्ट्स हैं या फिर कोई जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोई डिसीजन दे दिया, आदेश दे दिया, आप उसके खिलाफ ही तो अपील करोगे। तो अपील कौन कौन सी होती है? फर्स्ट अपील होती है और सेकंड अपील होती है। तो जो फर्स्ट अपील होती है वो धारा 74 में होती है और जो सेकंड अपील होती है वो धारा 76 में होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें आ जाएगा आपका
अब चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं प्रथम अपील कहाँ होगी, द्वितीयक अपील कहाँ होगी, इसे हम एक चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो राजस्व न्यायालय आ गए, सहायक सबसे नीचे नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर सहायक कलेक्टर। उसके बाद के अंदर आते हैं हमारे कलेक्टर साहब आते हैं, फिर उसके ऊपर बढ़ेंगे तो राजस्व अपील प्राधिकारी आते हैं, और उसके बाद के अंदर सबसे टॉप पे राजस्व बोर्ड आता है। यदि सहायक कलेक्टर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो इस आदेश की प्रथम अपील तो कलेक्टर साहब को की जाएगी। वहीं इनके आदेश की प्रथम अपील इनको होती है, ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो इनकी जो द्वितीय अपील होगी, सेकंड अपील होगी, वह राजस्व अपील प्राधिकारी यानी कि रेवेन्यू अपीलिएट अथॉरिटी को होगी। वही कलेक्टर साहब का जो आदेश होगी उसकी प्रथम अपील जो होगी वह राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी, और वही जो सेकंड कलेक्टर साहब के ऑर्डर की अपील होगी धारा 76 के तहत तो वह राजस्व बोर्ड को होगी। इसी प्रकार अन्य इनके जो नाम हैं वह अलग अलग टाइप के होते हैं। यदि मान लो कलेक्टर साहब जब रिकॉर्ड को देख रहे हैं तो वो रिकॉर्ड अधिकारी होंगे, वहीं सेटलमेंट को देख रहे होंगे तो उस समय सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इनके नाम बदलते रहते हैं। जब कलेक्टर साहब रिकॉर्ड को देखेंगे तो इन्हें भू अभिलेख अधिकारी कहा जाता है, यदि सेटलमेंट को देखेंगे तो बंदोबस्त अधिकारी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आता है कि धारा 77 के अंदर बताया गया है कि वो कौन कौन से ऑर्डर हैं जिनके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हो। ना तो धारा 74 के तहत आप प्रथम अपील करोगे, ना धारा 76 के तहत आप सेकंड अपील करोगे। तो कौन कौन से चार चीज़ें हैं जो धारा 77 के अंदर हमें बताई गई हैं। प्रथम तो जो लिमिटेशन एक्ट के तहत है, लिमिटेशन एक्ट कौन सा, 1963 वाला जो लिमिटेशन एक्ट है उसके तहत यदि कोई आदेश आया है तो आप उसकी अपील नहीं कर सकते। दूसरा ये आता है कि मैंने कोई एप्लीकेशन दी, रिवीजन और रिव्यू के लिए मैंने कोई एप्लीकेशन दी और यदि उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ भी मैं कहीं अपील नहीं कर सकती हूँ। चौथा आता है कि भाई कोर्ट ने कोई फाइनल डिसीजन ही दे दिया तो उसके खिलाफ भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। एक होता है कि कोर्ट के द्वारा कोई इंटरिम ऑर्डर पारित कर दिया जाता है, इंटरिम ऑर्डर आ गया, अंतरिम आदेश आ गया तो उसके खिलाफ भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के चार चीज़ों का धारा 77 बताती है कि आप अपील नहीं कर सकते। पहला, लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई आदेश हो जाए। दूसरा, आपकी कोई अपील रिवीजन और रिव्यू की जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। तीसरा, कोई फाइनल डिसीजन हो जाए, और चौथा, कोई इंटरिम ऑर्डर हो जाए। इनके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और वो आता है भाई आपकी धारा 78। धारा 78 में एक लिमिटेशन पीरियड बताया गया है अपील का, कि समय सीमा बताई गई है कि भाई कलेक्टर के पास तो आप कितने दिन में अपील कर सकते हो, 30 दिन में करोगे। कितने दिन में करोगे कलेक्टर साहब के पास में, 30 दिन में। वही राजस्व अपील प्राधिकारीकरण के यहाँ पर आप 60 दिन में कर सकते हो, और राजस्व बोर्ड जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वहाँ आप 90 दिन में अपील कर सकते हैं। के तहत जब तक जिस आदेश के विरुद्ध अपील हो रखी है, मतलब मान लो मैंने कोई ऑर्डर है और उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर रखी है, ऊपर फर्स्ट अपील हो चाहे सेकंड अपील हो तो कर रखी है, तो जब तक आप उस ऑर्डर को, जो भी आपने ऑर्डर किया है लोअर कोर्ट के द्वारा, उसे आप अप्लाई नहीं करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्देशन संबंधी प्रावधान क्या है। धारा 82 के तहत निर्देशन का क्षेत्राधिकार या तो राजस्व बोर्ड के पास होगा या राज्य सरकार के पास में होगा। याद रखना, निर्देशन का जो पावर है, रेफरेंस का जो पावर है, या तो राजस्व बोर्ड के पास है या राज्य सरकार को होता है। इसमें कलेक्टर साहब अपने निचले राजस्व न्यायालय या अधिकारियों का जो भी आदेश है, मतलब उन्होंने कोई ऑर्डर कर दिया या कोई प्रक्रिया है, वो मंगवा सकते हैं और उनकी परीक्षा कर सकते हैं, मतलब उनकी जांच करेंगे, और जांच के अंदर यदि वो हेरफेर पाते हैं तो उसे रद्द करवाना चाहते हैं या उलटना चाहते हैं। तो मामला यदि न्यायिक प्रकार का है या भू अभिलेख से संबंधित है तो उसे राजस्व बोर्ड को बता देंगे, और यदि नॉन जुडिशियल टाइप का है, ज्ञान न्यायिक प्रकार का है, तो इसे सरकार को निर्देशित कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर, इसमें राजस्व बोर्ड या सरकार के द्वारा ही आदेश पारित किया जाएगा। मतलब धारा 82 के तहत निर्देशन का पावर है, आपके रेफरेंस का पावर है। रेफरेंस के अंदर क्या होते हैं, कलेक्टर साहब जो होते हैं वो अपने जो लोअर राजस्व कोर्ट होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनके कोई आदेश या जो प्रक्रियाएं होते हैं उन्हें अपने पास मंगवाते हैं और उन्हें जांच करते हैं कि भाई कोई हेरफेर तो नहीं है, और यदि वो पाते हैं कि भाई हेरफेर है तो उस आदेश को उलटने पलटने या जो भी ख़त्म करने का जो राइट होता है
ये इनके पास नहीं होते हैं, इसको ये आगे रेफ़र करेंगे। तो यदि नॉन जुडिशियल टाइप का है तो ये सरकार को दे देंगे कि भाई ये है डिसीजन, इसमें ये उलटफेर है। और वहीं जुडिशियल टाइप का है, जुडिशियल बोले जाए तो इस एक्ट में 2 अनुसूचियाँ दी गई हैं, एक प्रथम अनुसूची है और एक द्वितीय अनुसूची है। तो प्रथम अनुसूची में इसमें 15 मैटर बताए गए हैं, वो जुडिशियल टाइप के हैं। यदि ये वाले मैटर है तो फिर ये राजस्व बोर्ड को भेजेगा कि भाई ये हेर फेर हुई है, और इनमें जो अंतिम डिसीजन होगा वो या तो राज्य सरकार करेगी या फिर राजस्व बोर्ड करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो आता है रिवीजन। रिवीजन धारा 83 से 85 तक है। रिवीजन कौन करेगा? रिवीजन भी रेफरेंस की तरह, आपके निर्देशन की तरह राज्य सरकार या राजस्व बोर्ड करेगा। यदि नॉन जुडिशियल टाइप के मैटर हैं तो राज्य सरकार करेगी, और जुडिशियल टाइप के मैटर हैं तो उनका कौन करेगा? उनका जो निर्धारण होता है वह राजस्व बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। मतलब इसमें ये अपने अधीनस्थों के जो भी अभिलेख है, रिकॉर्ड होता है रिवीजन के अंदर, उसको मंगवा सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, और उसके जो भी उचित आदेश होते हैं वो पारित कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आता है पुनर्वलोकन। रिव्यू आ जाता है 85 कैसे 87। ये रिव्यू भी कौन करेगा? या तो राज्य सरकार करेगी या राजस्व बोर्ड करेगा। राज्य सरकार कब करेगी? जब नॉन जुडिशियल टाइप के मैटर्स होंगे, गैर न्यायिक, और वहीं राजस्व बोर्ड जो होंगे वो न्यायिक टाइप के जो होंगे उनके अंदर अपना रिव्यू करेगा। रिव्यू जो होता है या तो सुओ मोटो कर सकता है, स्व प्रेरणा से ले सकता है, या फिर कोई मतलब आवेदन कर दे तब रिव्यू हो सकता है। तो रिव्यू के अंदर क्या होगा? कोई भी जो लोअर कोर्ट का जो आदेश होता है इसे या तो पूरी तरीके से ख़त्म डिस्पोज कर देगा, या उसमें कुछ चेंज कर देगा, परिवर्तन कर देगा, या इसे पुष्ट भी कर सकता है कि हाँ भाई ये ठीक था। वही राजस्व बोर्ड जो होगा वह मतलब न्यायिक मामलों को देखेगा, वो भी सुओ मोटो ले सकता है या आवेदन भी ले सकता है। अपने अधीनस्थ के जो आदेश होते हैं उनको ये ख़त्म भी कर सकता है, उसे परिवर्तन या पुष्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं धारा 90 के क्या कृषि भूमि जो होती है, जैसे मान लो मेरी होल्डिंग है और मैंने एग्रीकल्चर के पर्पज़ से वो ले रखी है। अब मैं उस एग्रीकल्चर लैंड का जो यूज होता है वो गैर कृषि भूमि के रूप में या आबादी भूमि के रूप में करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? इसके अंतर्गत निम्न चरण होते हैं। क्या चरण होते हैं? सबसे पहले तो मुझे इसमें राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। तो राज्य सरकार खुद तो अनुमति देगी नहीं, राज्य सरकार ने भी क्या होगा, एक सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी बैठा रखा होगा और मुझे उससे लिखित में अनुमति लेनी होगी। मैं वहाँ एक लिखित में आवेदन दूंगी। आवेदन के बाद में जो सक्षम अधिकारी होता है वह मेरे आवेदन की जांच करेगा, और जांच के पश्चात वह मुझे परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। यदि मुझे मान लो परमिशन मिल जाती है कि भाई हाँ मैं मेरी एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका मतलब गैर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, तो मुझे एक टैक्स और जो प्रीमियम हो जाता है वह राजकोष में जमा कराना होता है। राजकोष में जमा कराना होता है तो कुल मिला के हम देखते हैं कि भाई 90A के तहत हम कैसे कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि के अंदर उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें राज्य सरकार को आवेदन करना होगा। आवेदन हमें लिखित में करना होगा, और लिखित में आवेदन करने के बाद हमें जांच होगी। जांच में परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी, और यदि मुझे परमिशन मिल जाती है तो मुझे टैक्स और प्रीमियम चुकाना होगा। अब एक 90A के अंदर उपधारा जो 5 है, कौन सा है, सबसेक्शन जो 5 है, सब क्लोज 5, वो हमें बेदखली की बात बताता है। बेदखली का मतलब क्या होता है कि भाई पहला तो ये हो गया कि जैसे मेरी एग्रीकल्चर लैंड थी और मैंने बिना परमिशन के, जो सक्षम प्राधिकारी है उसकी बिना परमिशन के यदि मैंने एग्रीकल्चर लैंड को गैर कृषि कार्यों हेतु मतलब प्रयोग कर लिया, या फिर मैंने जो गैर कृषि कार्यों हेतु करने के लिए जो मुझे परमिशन मिली थी तो उस परमिशन में कुछ सेवा शर्तें थी और मैंने उन शर्तों का उल्लंघन कर दिया, या फिर मतलब मुझे जो टैक्स और प्रीमियम भरने को कहा गया था वह मैंने नहीं चुकाया, तो इन आधारों पे ये 3 को ग्राउंड बनाकर और मुझे मेरी ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है। धारा 90 की पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें अपन कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। अब आता है राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 के अंतर्गत नामांतरण संबंधी प्रावधान क्या है। नाम का अंतरण होगा, यहाँ पे नाम का अंतरण होगा। ये धारा 133 से 135 कै तक है। धारा 133 से 135 कै तक है। सामान्य इसका आशय होता है नाम का अंतरण, मतलब इसमें पुराने मालिक के स्थान पे नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है, और इसका वास्तविक उद्देश्य जो होता है ना वो होता है कि भाई मतलब जो लगान कौन देगा ये चीज़ डिसाइड करवानी होती है, लगान देने का दायित्व किस पर होगा।
ये नामांतरण की प्रक्रिया या तो जो पुराना मालिक होता है उसकी मृत्यु हो जाए या फिर उसने संपत्ति को किसी को बेच दिया जाए, तब नामांतरण या म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है। तो नामांतरण या म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम तो अंतरण की सूचना दी जाएगी कि भाई हम नामांतरण करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो सूचना होती है, या तो ये तहसीलदार को सीधे दे दो या फिर पटवारी के माध्यम से दे दो, कैसे भी आप सूचना दे सकते हो। जब नामांतरण की सूचना मिल जाती है तो उसके बाद में निम्नलिखित कार्रवाई होगी। सबसे पहले जो पटवारी जी होंगे गांव के, वो पटवारी जी ग्राम सभा के अंदर जो एक पहले तो रिकॉर्ड में प्रविष्टि कर लेंगे, जो रिकॉर्ड रजिस्टर होगा उसके अंदर, और उसके बाद में जो ग्राम पंचायत का जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर चिपका देते हैं कि भाई ये जो अमुक होल्डिंग है इसका नामांतरण होने वाला है। यदि किसी व्यक्ति को नामांतरण को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है तो वह इसके लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। तहसीलदार आवेदन करने के बाद में उसकी जांच करेगा, और जांच के अंदर यदि वह इस प्रकार का कोई आक्षेप नहीं पाता है तो वह उन व्यक्तियों को बुलाएगा, नामांतरण करेगा, और नामांतरण करने के पश्चात इसकी जो एंट्री होगी वह नामांतरण रजिस्टर में करेगा, और वो तहसीलदार स्वयं अपने हस्ताक्षर भी वहां अंकित करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ फीस निर्धारित कर रखी है, वह फीस हमें देनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाता है कि बकाया भू राजस्व की वसूली के विभिन्न रीति। मतलब बकाया कब होता है, भू राजस्व यानी लगान बकाया रह गया तो उसकी वसूली कैसे करेंगे। तो धारा जो 224 है 224 है, वो कहती है कि भाई प्रत्येक एक होल्डिंग है और उस होल्डिंग के लिए एक निश्चित लगान होता है जो देना होता है, और एक निर्धारित रीति से देना होता है। यदि आप उस लगान को चुकाने के अंदर असफल रहते हैं, या तो लगान नहीं देते हैं, या फिर जो प्रोसेस है, मतलब जो प्रक्रिया है, जो रीति है, उसके अकॉर्डिंग आप लगान नहीं चुकाते हैं, तो आपका लगान बकाया रह जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसका लगान बकाया होता है उसको व्यतिक्रमी समझा जाता है। अब व्यतिक्रमी समझा जाता है। और अब धारा 224 में, जैसे धारा 224 तो बता दिया कि भाई लगान होता है, चुकाना होगा। 226 बताता है कि भाई कैसे वो व्यतिक्रमी बनेगा, या तो वो लगान नहीं दे, या फिर वो जो तरीके विधि है उस विधि से लगान ना दे तो वह व्यतिक्रमी हो जाएगा। अब धारा 228 में राजस्व की बकाया की वसूली के बारे में बताया गया है कि भाई कैसे कैसे बकाया को वसूल किया जाएगा। इसमें क्या होगा, पहला तो ये होता है कि भाई वो जो व्यतिक्रमी व्यक्ति होता है उसको तलब करके बुलाया जाता है कि भाई आपने लगान क्यों नहीं चुकाया। दूसरा ये होता है कि उसकी जंगम संपत्ति की कुर्की या विक्रय कर दिया जाता है, मतलब उसकी कोई भी जंगम संपत्ति होगी उसका। वहीं जिसका लगान बकाया रहा है, जिस होल्डिंग की, उसका भी कुर्की और विक्रय किया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे आ जाता है कि भाई धारा 200, मतलब कि कुल मिला के बकाया की वसूली कैसे होगी। या तो उसको तलब करके बुला लेंगे कि भाई आ जाओ, आपने लगान क्यों नहीं चुकाया, या फिर उसकी कोई जंगम संपत्ति है उसकी कुर्की या विक्रय कर देंगे, या फिर जिस होल्डिंग का बकाया था उसकी कुर्की या विक्रय कर देंगे। अब धारा 238 से 254 में विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है। विक्रय क्या होगा, विक्रय की जो घोषणा होती है कलेक्टर साहब या तहसीलदार के द्वारा की जाएगी। और अब इस प्रक्रिया के दौरान यदि वो व्यतिक्रमी व्यक्ति अपना लगान चुका देता है तो उसके संपत्ति के विक्रय को रोका जा सकता है। अब आती है नजूल भूमि। नजूल भूमि, अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि सेक्शन 3 में दी गई हैं। तो नजूल भूमि क्या होती है, एक प्रकार की आबादी भूमि होती है जो नगर पालिका या फिर किसी ग्राम पंचायत या गांव कस्बे नगर की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली होती है, वो नजूल भूमि कहलाती है। एक होता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, एक एजेंट होता है। एजेंट क्या होता है कि भाई ये एक अधिवक्ता भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, जो राजस्व न्यायालय के अंदर उस व्यक्ति के पक्ष के लिए आवेदन करते हैं, उसे मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कहा जाता है। अब आता है अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सीधे शब्दों में बोला जाए तो ये वो रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर इस संबंध के अंदर कि भाई कौन सा खाता किसका है, क्या खसरा संख्या है, किसके पास में कितनी बीघा जमीन है, इन सब चीज़ों का अधिकार अभिलेखों के अंदर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। धारा 114 जो है उसके अंदर बताया गया है कि भाई राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार भी इस रीति के तहत इन भू अभिलेखों को तैयार करेगी। तो पहला आता है खेवट, दूसरा आता है खतौनी, तीसरा माफी रजिस्टर और एक अन्य रजिस्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे खेवट। खेवट क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि भाई कोई भूमि है उसको धारण करने वाले व्यक्तियों के जो हित हैं
उनके स्वरूप और सीमा के बारे में बताया जाता है। वहीं खतौनी क्या होती है? खतौनी ये होती है कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर भाई प्रत्येक व्यक्ति, उनके नामों का उल्लेख होता है, उनको भूमि का स्वरूप यानी मतलब कृषि है या गैर कृषि का है, उसमें कितना वो लगान अदा कर रहा है, भूमि का कोई अंतरण किया गया है या नहीं, खसरा संख्या क्या है, कितना क्षेत्रफल है, कितने वर्षों से वो कब्जाधारी है, वार्षिक लगान कितना दे रहा है, आदि सब। मतलब खतौनी एक प्रकार का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रजिस्टर होता है जो मेंटेन होता है। माफ़ी रजिस्टर ये होता है कि कई बार क्या होता है कि भाई लगान या राजस्व मुक्त कुछ भूमियां होती हैं तो उनके विषय के अंदर इसका वर्णन होता है। और एक आपका लगान की दरों का निर्धारण जो होता है वह आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा यहाँ तक चार रिकॉर्ड ऑफ राइट्स चार पढ़े, खेवट, खतौनी, माफी रजिस्टर, अन्य रजिस्टर। और अब एक लास्ट आती है दस्तूर गवाही वाजिब उल अर्ज। दस्तूर गवाही क्या होती है? धारा 173 में है। कौन सी धारा में है? धारा 173 के अंदर है। अब इसमें बेसिकली किया क्या जाता है कि भाई ये अमुक गांव है, इस गांव में कितने स्कूल हैं, कितनी डिस्पेंसरी हैं, यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है या नहीं है, कितने बस स्टैंड हैं, गांव में कौन सी भूमि किसकी है, कौन सी भूमि सरकार की है, इत्यादि को लेकर एक दस्तूर गवाही तैयार की जाती है। और इस पूरी की पूरी दस्तूर गवाही को गांव में एक सभा बुलाई जाती है और उसके अंदर पढ़कर सुनाई जाती है। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वह बता सकता है और उसका निर्धारण होता है। और ये दस्तूर गवाही या वाजिब उल अर्ज जो होता है वो सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रकार हमने रेवेन्यू एक्ट को पढ़ने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये एक्ट समझ में आया होगा।